नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का एक ऐलान आया है। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो सकता। केजरीवाल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हालांकि अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर राजनीतिक हलचल अब तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। दिल्ली में वह अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में जनरल इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। तो दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल का यह अहम ऐलान है। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अकेले ही कंटेस्ट करेगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, यानी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जो रसाकशी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, वह जारी रहेगी और इसके साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में दमखम के साथ उतरेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का शिलापट अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने समाहरणालय परिसर और बेसमेंट का मुआयना किया। नवनिर्मित समाहरणालय भवन के बेसमेंट, भूतल से लेकर 5वें तल तक उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और पदाधिकारियों के बैठने के लिए की गई व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों ने मॉडल के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। नवनिर्मित पटना समाहरणालय परिसर के एक हिस्से में मुख्य प्रवेश द्वार के समीप पटना समाहरणालय के पुराने भवन के अंश यानी 8 खंभों को लोहों के फ्रेम में संरक्षित किए गए क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाहरणालय भवन के पुराने हिस्से को काफी बेहतर ढंग से संजोया गया है। पटना समाहरणालय में आने वाले लोग इस खुले क्षेत्र में हरियाली के बीच आराम से बैठकर अपना कुछ समय व्यतीत कर सकेंगे। समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। समाहरणालय भवन के 5वें तल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के नए कार्यालय कक्ष में पहुंचकर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप सभी इस नवनिर्मित समाहरणालय भवन में अपने अपने कार्यालयों में बैठकर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करें। इसके बन जाने से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। एक ही जगह प्रशासनिक कार्य निष्पादित होने से लोगों को भागदौड़ से निजात मिलेगी। समाहरणालय भवन के ऊपरी तल पर जाकर मुख्यमंत्री ने आसपास के इलाकों का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने समाहरणालय भवन के 5वें तल पर स्थित मुख्य सभागार में समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित समाहरणालय भवन के संबंध में तैयार की गई लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। भारतीय जनता पार्टी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को मानसिक रोगी बताया है और कहा है कि लालू यादव कोइलवर पागलखाने में इलाज कराने की उन्हें जरूरत है। लालू यादव ने मंगलवार की सुबह सुबह पटना में कहा था कि नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। पत्रकारों ने लालू से पूछा था कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। इसके जवाब में लालू यादव ने कहा था कि वो आंख सेकने जा रहे हैं, जाकर आंख सेके। अगले चुनाव से आरजेडी सरकार में वापस आ रही है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं। उनकी यात्रा पर लालू यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वह चिंताजनक है। सम्राट ने कहा, पहले हम समझते थे कि लालू प्रसाद शारीरिक रूप से बीमार हैं, लेकिन उनके बयान से साफ हो गया है कि वे मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है।
और इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो चुने गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में जो सरकार बनी है, उसमें अब रविंद्रनाथ महतो ही स्पीकर बनकर उभरे हैं। रविंद्रनाथ महतो स्पीकर चुने गए। रविंद्रनाथ महतो को सीएम हेमंत सोरेन ने इस बाबत बधाई भी दी है। यह बड़ी खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रविंद्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने उनके नाम का समर्थन किया। सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन ने रविंद्रनाथ महतो को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ झारखंड विधानसभा में स्पीकर के तौर पर यह लगातार उनका दूसरा कार्यकाल है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आपके नेतृत्व में हमने 5वीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। सदन की गरिमा को बनाए रखने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा, हमें आशा और विश्वास है कि पिछले सत्र की तरह इस राज्य के विकास के लिए हम सब मिलकर लोकतंत्र के इस मंदिर में जुटेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से जनता के जनादेश का सम्मान करने की अपील की। रविंद्रनाथ महतो को फिर से झारखंड विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर निर्विरोध तौर पर रविंद्रनाथ महतो चुन लिए गए हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। जी अजय, तो क्या इसमें कोई संशय था कि रविंद्रनाथ महतो के नाम पर दोबारा मुहर लगेगी या नहीं, क्योंकि वह फेवरेट माने जाते रहे हैं? और यदि बात की जाए तो झारखंड विधानसभा में अब स्पीकर के तौर पर उनका यह लगातार दूसरा कार्यकाल। देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जैसे ही जो है विधानसभा जो चुनाव संपन्न हुए थे और इंडी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिली थी, तो ये जो है 2 दिन पहले जब है जब इंडी गठबंधन के सारे नेता बैठे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं और जब बैठे, तो ये स्पष्ट तौर पर ये साफ हो गया था कि जो है लगातार जो है दूसरी बार जो है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रविंद्रनाथ महतो ही चुने जाएगी। क्योंकि वो दूसरी बार वो चुनाव से जीते हैं और दूसरी बार वो, और उनका जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल मतलब कोई भी किसी भी तरह की संदेह किसी से नहीं है। उन्होंने कोई वैसा काम नहीं किया, वैसी बातें नहीं उठी जो उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर साधा। इसी कड़ी में इसी चलते उनको जो है, जो उनके जो प्रस्तावक थे वो विपक्ष की ओर से, यानी कि जैसे कि सरजू राय हैं थे और जो बाबूलाल मरांडी है, जो प्रदेश के जो बड़े नेता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने भी प्रस्तावक दिया था। एक जो है नए जो विधायक बन के आए हैं जयराम महतो, वो उन्होंने भी उनका प्रस्तावक रखा था। माने यानी जो है वो सर्वसम्मति से उनको जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है चुनने के लिए उन लोगों से प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरी तरफ जो है आज जो है राज्यपाल संतोष गंगवार जो है सदन को संबोधित करेंगे। अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को सदन को बताएंगे। सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो पहले जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण से होगा और फिर 2024-25 के द्वितीय जो है अनुपूरक बजट आज पेश करेगी। अंदाजा ये है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो है वो अनुपूरक बजट होने का अनुमान है। और जितनी भी ये होगा आज से ही ये जो है सदन की कार्रवाई आज से ही चलेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। यह बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी इस बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इस बैठक में निकायों में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा संभावित है। इसके साथ ही रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन पर भी संभवतः इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। धामी कैबिनेट की यह बैठक है और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लगभग 12:30 बजे
से यह बैठक शुरू हो सकती है। कई प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव इस बैठक में रखे जा सकते हैं और इसके साथ ही यह चर्चा यह भी है कि रेरा के वार्षिक प्रत्यावेदन पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। हमारे संवाददाता योगेश सिमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेश, तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या क्या वह हो सकते हैं अहम प्रस्ताव जो इस पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और कौन कौन संभवतः इस बैठक में शामिल होंगे? क्या संपूर्ण कैबिनेट इसमें शामिल होगा? नहीं, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक की बात करें तो क्योंकि कैबिनेट बैठक है तो सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और कई ऐसे मुद्दे होंगे जो उसमें उठेंगे जिनमें हो सकता है कि मोहर भी लगे। इसको लेकर जो है लगातार अगर हम इस समय बात करें तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के सामने है कि आखिर क्या कुछ रह सकती हैं, क्या कुछ आगे बढ़ाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सरकार जो है अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ लेकर आ सकती है, इसके साथ ही अन्य विभागों के लिए भी कुछ लेकर आ सकती है। शीतकालीन पर्यटन की बात कर रही है सरकार की, हम शीतकालीन पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि इस पे भी कुछ ऐसा हो जिससे कि आगे बढ़ाया जा सके, कुछ बातचीत हो सकती है क्योंकि सारे कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, पर्यटन मंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी की पूरी कैबिनेट बैठक हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एकनाथ शिंदे से मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट विस्तार से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। चंद्रशेखर बावनकुले एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचकर यह बातचीत हुई है या मुलाकात हुई है। शिंदे गुट को 12 मंत्री मिल सकते हैं, यानी 12 मंत्रालय उनके खाते में जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले यह सियासी सरगर्मी है जो तेज हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित घर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। बैठक के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने फोन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात भी करवाई। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच बैठक में मंत्री पद को लेकर चर्चा हुई। यह बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा और कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को महायुति की दूसरी सरकार में 12 मंत्री पद मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि शिवसेना को नगर विकास मंत्रालय मिल सकता है। बता दें कि कैबिनेट विस्तार के लिए शपथ ग्रहण समारोह 14 दिसंबर को होगा। हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सरबजीत, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से, क्या यह माना जा रहा है कि जो भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव है जो दिख नहीं रहा है, शायद उसे पाटने की कोशिश है मंत्रालय पद दे करके उनके मन के हिसाब से, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? बाद अब मंत्री पद को लेकर लगातार अब चर्चा शुरू है। मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री किस विभाग को कितना मिला जाता है। हालांकि चंद्रशेखर जो बावनकुले बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात किए हैं। मुलाकात में बताया जा रहा है कि मंत्री पद को विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। 14 नवंबर को मंत्री पद का जो विस्तार है वो किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 मंत्री पद जो है शिवसेना को मिल सकता है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। जिसमें गृह विभाग को लेकर काफी चर्चाएं शुरू की गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के गृह विभाग पर नजर है। हालांकि जब देखना है कि जब मंत्री पद का बंटवारा होता है तो गृह विभाग किसे दिया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि मंत्री पद का जो डिटेल्स वगैरह है वो पूरा दिल्ली भेज दिया गया है। वहां से अब वहां पे जब क्लियर होने के बाद जो मंत्री पद का जो विस्तार किया जाएगा। हालांकि अगर नाराजगी रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है, नाराजगी है तो उसको दूर करने के लिए भी कई अहम मंत्री पद भी जो गृह विभाग के पद है, नगर विकास मंत्री हैं और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उसका भी पद जो है सीएम जो एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री स्वाई ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंद को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सके। मुख्यमंत्री स्वाई ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उनके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर EWS, LIC और MIG श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के तहत 1650 मकान बनेंगे। इनमें EWS और LIG श्रेणी के 1452 आवास, वहीं MIG श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाइट के माध्यम से घर बैठ कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल विहार योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो सीएम स्वाई ने परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अटल विहार योजना का उन्होंने खास तौर पर उल्लेख किया है। कहा है कि इसके अंतर्गत जो 7 परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ किया गया है और इससे तकरीबन 1650 मकान बनाए जाएंगे। EWS, LIG और MIG की श्रेणी में 1452 तकरीबन जो मकान हैं वो EWS और LIG और 200 MIG श्रेणी में बनाए जाएंगे। कुशीनगर महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह ने तमकुही राज स्थित फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महिला और पुरुष वॉलीबॉल और राज्य स्तरीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का फीता काटकर और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर शुभारंभ किया। वहीं राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो टीम के द्वारा दिखाए गए करतब को देखकर प्रभारी मंत्री ने ताइक्वांडो टीम का पीठ थपथपाया और टीम के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों को फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं कुशीनगर खेल विभाग के द्वारा सभी अतिथियों को बैज लगाया गया। अपने संबोधन में दिनेश सिंह ने कहा कि आजकल रिश्ते भी 11 साल नहीं चलते और यह आयोजन 11 साल पूरा करने जा रहा है। निश्चित तौर पर विनय राय बधाई के पात्र है। तो कुशीनगर महोत्सव का शुभारंभ हो गया है और कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय भी इस मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जब हम लोग 2014 में इसकी शुरुआत की थी तब इसकी परिकल्पना नहीं थी कि इस तरह से लंबा चल जाएगा और इसका विस्तार इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पहला महोत्सव उन्होंने 2 दिन का रखा था। लेकिन 11वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वृत्त रखना चाहेंगे। इस मंच पर जसविंदर नरूला भी आई, अनूप जलोटा भी आए, राजपाल यादव भी आए, गीतांजलि राय जो कि भजन की बहुत बड़ी गायिका वो भी आई। इस बार भी हम लोग का प्रयास रहा तो मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, गोलू राजा और अनुराधा पौडवाल से बात हो रही है, क्योंकि उनका प्रोग्राम पहले शेड्यूल था किस तरीके से हम सबको इसमें समावेशित करें। लेकिन सिर्फ मसला इन बड़े आर्टिस्टों का नहीं है, हम लोग का प्रयास है कि हमारे जनपद के जो बच्चे गाना गाते हैं कम से कम वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि एक कलाकार अगर अपना नाम कमाएगा तो साथ में कम से कम 7-8 म्यूजिशियन को लेकर वो आगे बढ़ेगा। उनके साथ साउंड वाले होंगे, टेंट वाले होंगे, तो कम से कम एक आर्टिस्ट 10-12 को सीधे तौर पर रोजगार देता है। प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये कुशीनगर महोत्सव 2024 हमेशा बढ़ के प्रत्येक वर्ष ऐसे ही आयोजित होता रहे और कुशीनगर के इतिहास में 4 चांद लगाता रहे। हमारे कार्यक्रम के संयोजक भाई विनय राय जी ने जैसा अपेक्षा की है कि अगली पीढ़ियां भी इसको करती रहें, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां इस क्षेत्र से हमारे तमाम माननीय विधायकगण, सांसदगण, हमारे माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी शाही जी भी इसी क्षेत्र से आसपास से होते ही हैं और तमाम लोग हैं। सबकी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। सभी विधायक यहाँ जुड़े हुए हैं, सारा प्रशासन यहाँ पर जुड़ा है, सरकार के सभी लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और ये अच्छा काम है। सकारात्मक सोच के साथ जो भी आगे बढ़ता है समाज उसका साथ देता है। मैं उम्मीद करता हूं विनय राय जी के साथ सब लोग होंगे और ये अपना ऐतिहासिक मुकाम हासिल करेगा ये कुशीनगर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर जरूरतमंद को सम्मानजनक आश्रय देने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए हैं।
तो शहर में किसी कार्य से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी मंगलवार देर शाम गोरखपुर महानगर में 4 रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। एक तरफ सरकार का प्रयास किसानों को सशक्त बनाने को लेकर है और सरकार द्वारा धान खरीद की समस्या को दूर करने के लिए कई धान क्रय केंद्र खोले गए, जिससे कि किसानों को धान बेचने में समस्या ना हो। लेकिन इन्हीं लापरवाह जनपद सोनभद्र के विपणन अधिकारियों की वजह से केंद्र प्रभारी अपना किसानों पर हुकूमत जमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि धान खरीद में प्रति बोरी में 40 किलो धान 700 ग्राम बोर का वेट करना है, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर केंद्र प्रभारियों की मनमानी की वजह से धान का वेट 41 किलोग्राम तकरीबन हो जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति बोरी 400 से 500 ग्राम ज्यादा उनसे लिया जा रहा है और किसान लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। केंद्र प्रभारी के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपणन अधिकारियों द्वारा धान क्रय केंद्रों का दौरा नहीं किया जा रहा है। सोनभद्र जनपद की बात करें तो सोनभद्र जनपद में इस समय खेती बाड़ी में धान क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा धान बेचा जा रहा है। और आपको बता दें कि कई केंद्र 96 केंद्रों में से कई केंद्र बंद कर दिए गए, लेकिन इस समय 71 केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है कि जो बोरी में भर्ती करना है, यानी 40 केजी और उसके बाद फिर 500 या 600 ग्राम बोरी का, लेकिन केंद्र प्रभारियों के मनमानी की वजह से किसानों का प्रति बोरी में 400 से 500 ग्राम ज्यादा धान लेने का मामला प्रकाश में आया। इस संदर्भ में जब वार्ता की गई यहाँ के जिला विपणन अधिकारी से, तो उनका कहना हुआ कि 40 केजी भर्ती देना है, उसके बाद बोरी का 500 से 600 ग्राम वेट हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं इस खबर में हमारे देखे होंगे कि अगर कांटे की बात करें तो उसमें 41 किलो भर्ती किसानों का बोरी में होता धान दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद कार्यवाही होती है या फिर हर मामले की तरह इसे भी दबाने की कोशिश की जाती है। आलोकपति तिवारी, एपीएन न्यूज, सोनभद्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।